सामाजिक और धार्मिक क्रांति के बाद राजनीतिक क्रांतियाँ होती हैं। इसलिए कांसीराम साहब ने ये पुस्तक पढ़ के शायद उन्हें नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय, जोहार। स्वागत है आपका आप सभी के समता पाठशाला के इस चैनल में। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने कल डिस्कस किया था, टॉपिक था कांग्रेस बनाम समाज सुधार, जो कि मैंने पहला पार्ट जो ख़त्म कर लिया था। मैंने बोला था कि ये पार्ट थोड़ा सा लंबा है, लेंथी वीडियो, डेट इज़ वाई मैं इसको ख़त्म करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमारी आखिरी वीडियो है, मतलब इस टॉपिक की। तो आप देखें क्या लिखते हैं। प्रत्येक कांग्रेसी को जो बराबरी का यह सिद्धांत बार बार दोहराता है कि एक देश दूसरे देश पर शासन करने योग्य नहीं है, उनको यह भी मानना पड़ेगा कि एक श्रेणी दूसरी श्रेणी पर शासन करने योग्य नहीं है। तो यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे थे पिछली वीडियो में, जैसा कि हमने देखा था। तो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार एक देश दूसरे देश पर शासन करने योग्य नहीं है, उसी प्रकार एक श्रेणी दूसरी श्रेणी पर शासन करने योग्य नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं। तब सामाजिक सुधार दल की हार कैसे हुई, प्रश्न ये उठता है। इसको ठीक ठीक समझने के लिए हमें इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि उस समय सुधारक लोग किस प्रकार के समाज सुधार के लिए आंदोलन कर रहे थे। यहाँ यह बता देना अनावश्यक ना होगा कि समाज सुधार के दो अर्थ हैं। मतलब ये अनावश्यक नहीं होगा कि समाज सुधार के दो अर्थ हैं। एक तो हिंदू परिवार का, मतलब एक तो हिंदू परिवार का सुधार, और दूसरा हिंदू की पुनर्रचना और पुनः गठन का सुधार हम बोल सकते हैं। इनमें प्रथमोक्त का संबंध विधवा विवाह, बाल विवाह आदि से है, जबकि दूसरे का संबंध जाति के उन्मूलन से, मतलब जाति को खत्म करने से है, एनिलेट करने के लिए है, अबॉलिश करने के लिए है, जाति के लिए, कास्ट के लिए। सोशल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी संस्था थी जिसने अपना संबंध अधिकतर उच्च वर्ण के हिंदू लोगों के सुधार के साथ रखा। एक ऐसी संस्था थी जो कि बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। इनमें अधिकांश ऊंचे वर्णों के शिक्षित जाति के ही हिंदू थे, ये बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं, जिन्हें वर्ण भेद को मिटाने के लिए आंदोलन की आवश्यकता का अनुभव ही ना था। मतलब कोई अनुभव ही नहीं था, ठीक है, इस प्रकार का वर्ण भेद मिटाना चाहिए, तथा इसमें इस आंदोलन को करने का साहस ही नहीं था कि वो जातिवाद वर्णवाद करने का जो आंदोलन है उसको वो कर पाएँ। मतलब जो अपर कास्ट लोग हैं, सीधी बात बोल सकते हैं हम। और अभी भी यही है कि उनकी हिम्मत नहीं है कि वो जाति को ख़त्म करने के लिए अपर कास्ट लोग आंदोलन चलाएं, जो कि समाज सुधार की बात करते हैं, या फिर जो पॉलिटिकल पार्टियों में जाकर दलितों के घर खाना खाते हैं। तो उनकी इतनी हिम्मत ही नहीं है या हैसियत ही नहीं है कि वो इस आंदोलन को चला सके। अभी भी यह स्थिति है, उस समय भी यह स्थिति थी। उनको संभवतः विधवा विवाह अथवा बाल विवाह आदि बुराइयों को दूर करने की ज़रूरत महसूस होती थी, जबकि वे उनमें प्रचलित थी। मतलब वे उन्हें प्रचलित थी, जो अपर कास्ट लोग थे उस टाइम पे भी, तो क्या था, उनमें भी विधवा विवाह या फिर बाल विवाह, मतलब बाल विवाह था उस टाइम पर, तो वहाँ पर प्रचलित थी। तो वो चाह रहे थे इसी को ख़त्म किया जाए, इसलिए समाज सुधार का एक प्रकार से आंदोलन चला रहे थे, ठीक है। और उसकी ज़रूरत भी महसूस होती है और प्रचलित भी थी, और व्यक्तिगत रूप से उनको दुख दे रही थी। वे हिंदू समाज में सुधार का यत्न नहीं करते थे, ठीक है, मतलब प्रयास नहीं करते थे कि हिंदू समाज में यत्न हो। परिवार के सुधार के प्रश्न पर ही सारा युद्ध हो रहा था। जात पात के तोड़ने के अर्थों में सामाजिक सुधार के साथ इसका कोई संबंध ना था। मतलब इसका कोई भी संबंध नहीं था, ठीक है, कि जाति को तोड़ने का आंदोलन या जाति को खत्म करने का आंदोलन चलाए, जो कि समाज सुधार की बात कर रहे हूँ। सुधारकों ने इस प्रश्न को कभी बीच में ही नहीं आने दिया। जो समाज सुधारक थे, इस प्रश्न को, इस क्वेश्चन को बीच में ही नहीं आने दिया। यही कारण है जिससे सामाजिक सुधार दल
हार गया, यह कारण है, यह बोल रहे हैं। अब आगे बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं, मैं जानता हूं कि यह युक्ति इस तथ्य को नहीं बदल सकती कि राजनीतिक सुधार सचमुच सामाजिक सुधार के पीछे हटकर आगे आ गया, परंतु इस युक्ति आदि मूल्य यदि अधिक ना नहीं तो इतना अवश्य है कि यह इस बात को स्पष्ट कर देता है कि, क्या स्पष्ट कर देता है, देखते हैं कि सामाजिक सुधार क्यों हार गया। इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। यह हमें इस बात को समझने में सहायता देगा कि वह विजय कितनी सीमित थी जो राजनीतिक सुधार ने सामाजिक सुधार दल पर प्राप्त की, और यह मत को राजनीतिक सुधार के पहले सामाजिक सुधार की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, नहीं, ऐसा मत है कि तभी यह टिक सकता है जब सामाजिक सुधार का अभिप्राय सुना आपको समझने की जरूरत है कि जब सामाजिक सुधार का अभिप्राय परिवार के सुधार तक सीमित हो, मतलब सामाजिक सुधार मतलब क्या, परिवार के सुधार तक सीमित हो, तो समाज के पुनर्निर्माण के अर्थों में सामाजिक सुधार के पूर्व राजनीतिक सुधार संभव नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि सामाजिक सुधार के पूर्व राजनीतिक क्या सुधार के पूर्व नहीं है, संभव नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समाज के पुनर्निर्माण के अर्थों में सामाजिक सुधार के पूर्व राजनीतिक सुधार संभव नहीं है। तो यही काम जब मानवर कांसीराम साहब ने पुस्तक पढ़ी इनहेलेशन ऑफ कास्ट पहली बार, तो वो बौखला उठे और उन्होंने सामाजिक आंदोलन को चलाने का, मूवमेंट को चलाने का फैसला किया। उन्होंने भी सबसे पहले सामाजिक सुधार मतलब सोशल मूवमेंट चलाया, बाम से बनाया, DS4 बनाया। ठीक है, दलित शोषित समाज इस प्रकार के संगठन बनाए। उसके बाद BSP का निर्माण किया। तो उसके पीछे जो बैकबोन थी पिछले 30-35 सालों का, वह केवल और केवल आंदोलन सामाजिक सुधार का था। यही बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे हैं, यही बात मान्यवर कांसीराम साहब ने ली होगी शायद। इस बात का खंडन करना कठिन है। साम्यवाद के जन्मदाता कार्ल मार्क्स के मित्र के सहकारी फर्डिनेंड लैसे जैसे विचारक को भी कहना पड़ा कि राजनीतिक विधान बनाने वालों को सामाजिक शक्तियों पर अवश्य विचार करना चाहिए। सन 1862 में पेशियाई श्रोताओं में भाषण करते हुए फर्डिनेंड लैसे ने कहा था, क्या कहा था, अब मैं कोट कर रहा हूं कि संवैधानिक सवाल मौखिक रूप में अधिकारों के सवाल नहीं बल्कि सत्ता के सवाल हैं। किसी देश की वास्तविक शासन पद्धति का अस्तित्व उस देश में पाई जाने वाली शक्तियों की वास्तविक दशा में होता है। इसलिए राजनीतिक विधानों का मूल और स्थिरता तभी होती है जब वे समाज के भीतर आवरण में पाई जाने वाली शक्तियों की अवस्थाओं को ठीक ठीक प्रकट करते हैं। यह बाबा साहब अम्बेडकर ने कोट किया है उनके माध्यम से। परंतु प्रेशिया जाने की आवश्यकता नहीं, हमें देश में इसकी साक्षी मिल जाते हैं। क्या लिखा है, इस सांप्रदायिक बंटवारे मतलब कम्युनल अवार्ड का क्या आशा है जिससे राजनीतिक शक्ति को विभिन्न श्रेणियों और समाज में निश्चित अनुपात में बांट दिया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं, तो मेरी राय में इसका आशा यही है कि राजनीतिक शासन पद्धति को सामाजिक संगठन का ध्यान अवश्य रखना होगा। तो जो भी अम्बेडकराइट मूवमेंट चला रहे हैं या चला रहे थे मतलब, तो सबसे पहले क्या बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि उनको जो सामाजिक संगठन है उसको उसकी शक्ति का आभास होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसका संगठन अवश्य होना चाहिए। यह बंटवारा दिखलाता है कि जिन राजनीतिज्ञों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था कि भारत में सामाजिक प्रश्न का राजनीतिक समस्या में भारी संबंध है, उन्हें शासन विधान को तैयार करने में सामाजिक प्रश्न के साथ भी हिसाब चुकाने पर विवश होना पड़ा। ती बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं इस किताब के माध्यम से। अब आगे बाबा साहब अम्बेडकर क्या लिखते हैं, तो कह सकते हैं कि सांप्रदायिक बंटवारा सामाजिक सुधार के प्रति उपेक्षा और प्रति उदासीन दिखाने का फल है। ये सामाजिक सुधार की विजय है जो दिखलाती है कि वे यद्यपि हार गए थे। मतलब ये सामाजिक सुधार की विजय है, बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं, तो भी उसका सामाजिक सुधार की महत्ता को जोर देना
ठीक ही था, बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। संभव है अनेक सज्जन मेरे इस परिणाम से सहमत नहीं होंगे, बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। यह विचार लोगों में फैल रहा है और इसे माने तो आनंद भी आता है कि सांप्रदायिक बंटवारा अस्वाभाविक है, यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं, और अल्पसंख्यकों और नौकरशाही के बीच में एक अपवित्र संधि है। यदि आप कहें तो सांप्रदायिक बंटवारा कोई अच्छा परिणाम नहीं है, तो मैं इस बात के समर्थन के लिए प्रमाण के रूप में सांप्रदायिक बंटवारे का सहारा लेना नहीं चाहता, बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। अब बाबा साहब अम्बेडकर और भी कोट कर रहे हैं। अब आयरलैंड को देखें। अब एग्जाम्पल बाबा साहब अम्बेडकर थोड़ा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, मतलब और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। आयरलैंड का उदाहरण देते हैं कि आयरलैंड के होम रूल का इतिहास क्या दिखलाता है। अब बाबा साहब अम्बेडकर एग्जाम्पल दे रहे हैं आयरलैंड के होम रूल का इतिहास क्या दिखलाता है, बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं। तो क्या दिखलाता है कि हर कोई जानता है कि ऑल्स्टर और दक्षिणी आयरलैंड के प्रतिनिधियों के बीच जिस समय संधि की बात चल रही थी, तब दक्षिणी आयरलैंड के प्रतिनिधि श्री रेडमंड ने समूचे आयरलैंड के लिए सामान्य एक होम रूल शासन पद्धति के भीतर ऑल्स्टर को लाने के उद्देश्य से उसके प्रतिनिधियों से कहा था। क्या कहा था? ये कहा था कि जो भी राजनीतिक संरक्षण आपको पसंद है या पसंद हो मांगिए, वे सब कुछ दिए जाएंगे, मतलब उन्हें सब कुछ दिए जाएंगे। यहाँ पर कोड कर रहे हैं हम। आगे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ऑल्स्टर वालों ने क्या उत्तर दिया? उत्तर था कि क्या लिखा है? अब देखो उत्तर आप समझने की जरूरत है कि भाड़ में जाए आपकी सुरक्षा, हम किसी भी शर्त पर तुम्हारे द्वारा शासित होना नहीं चाहते, किसी भी शर्त हो। जो लोग भारत में अल्पसंख्यकों को दोष देते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि यदि अल्पसंख्यक यहाँ भी वही भाव ग्रहण कर लेते, अल्पसंख्यक अभी की स्थिति में देखें जो ऑल्स्टर ने किया, तो बहुसंख्यकों की राजनीतिक आकांक्षाओं की क्या दशा होती। आयरिश होम रूल के प्रति ऑल्स्टर का जो भाव था, उस दृष्टि से विचार करने का, यद्यपि यह बात महत्वहीन नहीं है कि अल्पसंख्यकों ने बहुसंख्यकों द्वारा शासन होना स्वीकार कर लिया था। क्या? अल्पसंख्यकों ने बहुसंख्यकों वाला शासन क्या स्वीकार कर लिया था कि वही शासन करेंगे, वही शासन होगा। यदि उनके लिए कुछ संरक्षण प्रदान दिए जाते, उनमें बहुसंख्यकों ने राजनीतिक दुर्दशा का कोई अच्छा परिचय नहीं दिया, परंतु यह केवल एक संयोग बात है। प्रश्न यह है कि ऑल्स्टर ने ऐसा भाव क्यों ग्रहण किया। प्रश्न यह भी है, बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। इसका एकमात्र उत्तर मैं दे सकता हूँ, वह यह है कि ऑल्स्टर और दक्षिणी आयरलैंड अर्थात प्रोटेस्टेंटों और कैथोलिकों के बीच एक सामाजिक तथा जातीय समस्या थी। सामाजिक तथा जातीय समस्या थी, बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। और ऑल्स्टर वाले उत्तर देते हैं कि आप क्या उत्तर देते हैं, समझने वाली बात है कि आयरलैंड में होम रूल मतलब स्वराज्य का अर्थ, होम रूल मतलब रोम का राज्य होगा, परंतु दूसरे शब्दों में यही बात है कि प्रोटेस्टेंटों और कैथोलिकों के बीच जाति पाति की समस्या थी, जो राजनीतिक समस्याओं को सुलझने नहीं देती थी। निश्चय ही इस प्रमाण पर शंका भी की जाएगी और यह कहा जाएगा कि यहाँ भी साम्राज्यवादियों का दिमाग काम कर रहा था, परंतु मेरा भी प्रमाणों का कोष खाली नहीं हो गया, बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। ठीक है, अब बाबा साहब अम्बेडकर आगे बोल रहे हैं कि मैं रोम के इतिहास से प्रमाण दूंगा। तो आयरलैंड के इतिहास से प्रमाण दिया, रोम के इतिहास से भी बाबा साहब अम्बेडकर क्या प्रमाण दे रहे हैं, और इससे पहले और भी बाबा साहब अम्बेडकर प्रमाण दे चुके हैं। ठीक है, तो रोम के इतिहास से प्रमाण दे रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर। क्या लिख रहे हैं कि यह कोई नहीं कह सकता कि, क्या नहीं कह सकता, यह कोई नहीं कह सकता कि वहाँ कोई दुरात्मा काम कर रही थी। जिस किसी ने भी रोम के इतिहास का अध्ययन किया है, जो भी रोम का इतिहास जिसने भी अध्ययन किया है, वह जानता हुआ कि रोम के प्रजातांत्रिक शासन पद्धति पर ऐसे चिन्ह थे जो सांप्रदायिक बंटवारे से बहुत सदृश थे। जब रोम में राजा का पद हटा दिया तो राजा का अधिकार या एम्पिरिज्म कौशलों तथा पॉलिटिफेक्स मैक्सिमम में बट गया। ठीक है, और आगे लिख रहे हैं
कौशलों को राजा का लौकिक अधिकार सौंप दिया और अन्यों ने राजा का धार्मिक अधिकार ग्रहण कर लिया। तो इस प्रजातंत्र शासन पद्धति में यह नियम बनाया गया कि 2 कौंसलों में एक पीटर्शियन हो और दूसरा प्लेबियन हो। उसी शासन पद्धति में यह भी नियम रखा गया था कि पॉलीफैक्स और मैक्सिमस के अधीन पुरोहितों की आधे लेबेरियन हो और आधे पोटिशियन हो। रोम की प्रजातांत्रिक शासन पद्धति की शर्तें क्या थीं? तो बाबा अम्बेडकर एक से एक एग्जाम्पल दे रहे हैं और शायद हो सकता है कि आपको और मुझे वीडियो में थोड़ा सा समझ में न आए, लेकिन इसको फिर से हमें पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो बाबा अम्बेडकर यही नहीं, इंटरनेशनल पूरे ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने एग्जाम्पल देने का प्रयास किया। आगे लिख रहे हैं, इसका एकमात्र उत्तर यही हो सकता है कि प्रजातांत्रिक रोम की शासन पद्धति को पेट्शियन और प्लेबियन लोगों के बीच सामाजिक विभाजन पर ध्यान देना पड़ा कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि ये 2 अलग अलग वर्ण थे। सारांश है कि राजनीतिक सुधार चाहे जिस और भी हो, भी पाएंगे कि किसी भी शासन पद्धति के निर्माण में वे प्रचलित शासन व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली समस्याओं की उपेक्षा नहीं कर सकते। तो क्या किया कि जो रोम का जो इतिहास है बाबा अम्बेडकर ने जो बताया है, इसमें क्या उसमें बराबरी का बात की कि पेटिशियन और लेबरियन लोगों के बीच सामाजिक विभाजन का ध्यान देना पड़ा, क्योंकि 2 अलग अलग सारांश अलग अलग वर्ण थे। सारांश या राजनीतिक सुधार जो भी हो, वे पाएंगे कि शासन पद्धति में सामाजिक व्यवस्था में उत्पन्न होने वाली अपेक्षा नहीं कर सकते। तो दोनों के बीच में क्या बंटवारा हुआ। तो इसलिए कांसीराम साहब ने ये पुस्तक पढ़ के शायद उन्हें नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इसी से उठाया हुआ मुझे लगता है इंस्पिरेशन ये नारा हो सकता है। आपने इस कथन के समर्थन में सामाजिक और धार्मिक समस्याओं का राजनीतिक विधानों के साथ संबंध रहता है। मैंने उदाहरण दिए, वे बहुत असाधारण प्रतीत होते हैं। बाबा अम्बेडकर बोल रहे हैं यह असाधारण प्रतीत होते हैं, शायद वे हैं भी, परंतु यह मान लेना चाहिए कि एक दूसरे के साथ सीमित संबंध है। इसके विपरीत कहें तो कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि इतिहास इस सिद्धांत का समर्थन करता है कि सामाजिक और धार्मिक क्रांतियों के बाद राजनीतिक क्रांतियां होती हैं। सामाजिक और धार्मिक क्रांति के बाद राजनीतिक क्रांतियां होती हैं। तो आपको सामाजिक क्रांति धार्मिक क्रांति साथ में करना होगा। लूथर द्वारा जारी किया हुआ धार्मिक संस्कार यूरोपियन लोगों के राजनीतिक उद्धार का पूर्ण लक्षण था। इंग्लैंड में दूरदर्शिता राजनीतिक स्वतंत्रता की स्थापना का कारण बना। प्लूटोनियनवाद ने नए सिद्धांतों की नींव रखी और प्लूटोनियनवाद ने ही अमेरिका स्वतंत्रता का युद्ध जीता। अंक क्या लिखा है बाबा अम्बेडकर और एग्जाम्पल है, यह प्लूटोनियनवाद का धार्मिक आंदोलन था। तो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन अगर जब साथ में चलेंगे तभी राजनीतिक सफलता मिल सकती है, चाहे किसी भी विचारधारा को। तो सामाजिक और राजनीतिक इस विचारधारा को पैरेलल हमें चलाना पड़ेगा। यही बात मुस्लिम साम्राज्य में भी विषय सत्य है। क्या लिखा है, अरबों के राजनीतिक शक्ति बनने के पहले हजरत मोहम्मद उनमें एक पूर्ण धार्मिक क्रांति उत्पन्न कर चुके थे। जो हजरत मोहम्मद थे वे एक पूर्ण धार्मिक क्रांति कर चुके थे, इसलिए मुगलों के पास सत्ता आई बोल सकते हैं। अरबों की राजनीतिक शक्ति हम बोल सकते हैं। भारतीय इतिहास का इस प्रमाण का समर्थन करता है। अब भारतीय इतिहास की बात कर रहे हैं कि चंद्रगुप्त की लायरल हुई राजनीतिक क्रांति से पहले भगवान बुद्ध और सामाजिक क्रांति पैदा कर चुके थे कि तथागत बुद्ध सामाजिक क्रांति है पैदा कर चुके थे, धार्मिक और सामाजिक क्रांति कर चुके थे। अब चंद्रगुप्त का राज आया। महाराष्ट्र के साधु महात्माओं द्वारा सामाजिक और धार्मिक सुधार के बाद शिवाजी राजनीतिक क्रांति ला सके। सिखों की राजनीतिक क्रांति के पूर्व गुरु नानक सामाजिक और धार्मिक क्रांति पैदा कर चुके थे और अधिक उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। यह दिखाने के लिए इतने उदाहरण पर्याप्त हैं कि किसी जाति के राजनीतिक विस्तार के लिए उसकी आत्मा और बुद्धि का उद्धार होना परम आवश्यक है। बाबा अम्बेडकर इस बात को बात कर रहे हैं। कांग्रेस बनाम सामाजिक न्याय। तो किस प्रकार का सामाजिक न्याय हो सकता है कि यदि आपको
यदि आपको राजनीतिक क्रांति करनी है तो उससे पहले सामाजिक और धार्मिक क्रांति करनी होगी। इसलिए कांशीराम साहब ने बोला था कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें कामयाब नहीं होती हैं उसकी राजनीति कभी कामयाब नहीं हो सकती है। और यही हम परिणाम में देख रहे हैं कि मान्यवर कांशीराम साहब के जाने के बाद जो सामाजिक और धार्मिक क्रांति लगभग 2003 से एक बंद पड़ी है। तो आपका इस वीडियो में क्या मानना है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि आपको इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें। यदि मेरा काम अच्छा लगता हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं फिर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जोहार।